Good morning, everyone. Welcome to all of you at Nimbus Learning Platform powered by Engineers Academy. चलिए डियर सब जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए. जल्दी जल्दी डियर, आज टेस्ट है आपका. कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ. गुड मॉर्निंग डिम्पल, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी. अपने अपने आंसर अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे. और वन बाय वन मैं सारे फिर आपसे नंबर कहूंगा. एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ 3 नंबर, एक नंबर का ले लेना, ठीक है? 1 मार्क्स. तो मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन, आप सब अपना अपना बताते जाना. आंसर नहीं बताना है किसी को, सभी को अपने अपने ऑप्शन लिख लेना है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, देख लो. पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन. सब अपने अपने ऑप्शन लिख लो. ओके डन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े. हाँ डिम्पल, थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट में, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा. अगली बार मैं ऑलरेडी पहले ही लिख लूंगा सारी चीजों को. ओके, मैं आराम से टाइम दूंगा. चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. बात नहीं करोगे, क्वेश्चंस लिखो और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो. वाई एक्स कहाँ है डियर? जी बाई के इक्वल टू 0.3, देन द वैल्यू ऑफ म्यू.
The correct sequence of cryptophone. Correct sequence of cryptophone machine. Car in order of car. In order of the elongation. हाँ कैल्सी यूज कर लो डियर, अभी कैल्सी यूज कर सकते हो। Transient. TRA. The correct sequence of crypt deformation in order of their elongation age. If G by K, if G by K equal to zero point 0.2, then value of mu everyone, सभी सभी करते जाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि पहले कौन सा इलोंगेशन फिर कौन सा। नंबर ऑफ टोटल इंडिपेंडेंट आंसरिंग कांस्टेंट।
Number of total independent elastic constant for anisotropic material. अगर यहां तक हो गया हो, बिल्कुल ऑप्शन लिखते हैं। हो गया हो तो आगे बढ़ जाऊं डियर। हो गया यहां तक 6, मैं आगे बढ़ रहा हूं डियर। किसी को सब अपने अपने ऑप्शन लगा लो। और बाकी लोग कहाँ गए आज? कल 26 था, आज 22 हो। चलिए अगला। ओके, रुक जाएंगे। बड़े सीरियसली टेस्ट को देना डियर, भली 1 मिनट ले लेना, 1 मिनट ज्यादा ले लेना। अगले पे बढ़ जा रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। मैं बाद में सबको बता दूंगा, एक बार सारे वापस बता दूंगा। जो अटेम्प्ट कर रहे हो अटेम्प्ट करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पढ़ने का पढ़ो, एक बार जल्दी से। फास्ट करिए।
क्लियरली है ये डियर, क्लियरली, क्लियरली डिफाइन और लिख लो यहाँ चाहो तो। LUE, LUE line on still under the tensile test indicating the Luder line on the still specimen under the tensile test indicate the Luder line. Luder line on the still specimen under the tensile test indicate the. बिल्कुल मोहित, पढ़े नहीं तभी तो क्वेश्चन दिया है। चलिए अगला लास्ट, आज 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे और 10 क्वेश्चन में आपको टेलीग्राम लिंक पे भेजूंगा आज। 10 क्वेश्चन टेलीग्राम लिंक पे, ईमानदारी से आंसर करना टेलीग्राम लिंक पे और मुझे भेजना कितना आंसर आता है आपका। इन द केस ऑफ in the case of engineering material under uniaxial stress in the
बिल्कुल बिल्कुल दिखा देंगे डियर, डोंट वरी। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करो। बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 दिखा दूंगा मैं। अब 10 अब सबने आई थिंक दे लिया हो, तो एक बार मैं वापस क्वेश्चन दिखा देता हूं। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दो जल्दी से। मैं आज बस आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन करेंगे। 1 मिनट, ओके 1 मिनट ले लो आराम से। आपके पास 5 मिनट है सभी क्वेश्चंस को करने के लिए। 1 का ऑप्शन बता रहा हूं डियर, साथ में पहले का ऑप्शन बता रहा हूं। पहले का ऑप्शन सी। पहले का ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया हो, यस का अपने नंबर जोड़ लेना, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स जोड़ लेना। पहले का मैंने बताया है सी ऑप्शन, जिन्होंने सी लगाया हो वो 1 मार्क्स जोड़ लेंगे। नहीं लगाया हो, गलत लगाया हो तो -1 कर देंगे। -1 नहीं, 1/3 कर देना, माइनस का 1/3 कर देने। जिन्हों का सही है वो +1 जोड़ेंगे, जिन्हों का नेगेटिव है वो -1 जोड़ेंगे। मैंने बताया था डियर, डेल्टा एल सेल्फ वेट की वजह से, दैट इज द लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 2e, दैट इज ओनली डिपेंड एल स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं है, एल स्क्वायर नहीं है। यहाँ एल स्क्वायर होगा प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर डियर, ये एल स्क्वायर है यहाँ पे। नहीं नहीं, इन्वर्सली नहीं, एल स्क्वायर है यहाँ पे। हाँ देख लेना, प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। बट अपन ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था डियर, WL/2AE। ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था, याद हो तो, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था। मैंने आपको कराया था कि एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, याद करो। तो एल स्क्वायर पे डिपेंड करेगा पर एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। एरिया मतलब डाया, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा डियर। जिन्होंने गलत लगाया था वो -1/3 कर लेंगे, जिनका सही है वो +1 कर लेंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो ध्यान से। इफ g/k इक्वल टू 0.2, देन म्यू, बताइए कितना आंसर आ रहा है। ओके, डी डी आया है, 0.38 आया है। ओके, 0.4 आया है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? E = 2g 1 + म्यू, और E = 3k 1 - 2 म्यू। डियर ई दोनों में सेम होंगे तो 2g 1 + म्यू = 3k 1 - 2 म्यू। 2g/3 के नीचे ले लेना, 1 - 2 म्यू और 1 + म्यू। g/k आपको 0.2 गिवन है तो 0.2 रखना, सॉल्व करना।
ओके, डी ऑप्शन आ रहा है ना, इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं आ रहा? डब्लू, थोड़ा सा ध्यान से देखो, सॉल्व करो इसको। 0.42 आ रहा है, तो 0.42 कोई आंसर दे रखा है? 0.424 रुकनी दे रखा ना, जो भी आ रहा है इससे, इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो डी ऑप्शन लगाइए। डी ऑप्शन लगाइए डियर। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रिप डिफॉर्मेशन। डियर, क्रिप का ग्राफ, क्रिप में सबसे पहले क्रिप के ग्राफ में आप देखोगे तो ये टाइम के साथ एक ग्राफ बनेगा डिफॉर्मेशन का। हाँ, 40 आ रहा, तब भी आंसर में नहीं है, नन ऑफ दीज आ रहा होगा सबका। डियर, क्रिप क्रिप क्या बताई थी मैंने? -1/3 कर लेना, गलती होती है तो, गलतियां नहीं करनी है अपन को, यही तो अपन को रिमूव करना है। तो डियर, डिफॉर्मेशन और टाइम, क्रिप क्रिप क्या होती थी? परमानेंट डिफॉर्मेशन टाइम के साथ होता था, तो उसमें क्या होगा? पहले तो ट्रांजिएंट बनेगा, उसके बाद स्टेडी स्टेट, उसके बाद एक्सलरेट, कुछ ऐसा जाएगा। ओरिजिनल में तो यहां से नहीं जाएगा, ओरिजिनल में देखा जाएगा तो कुछ डिस्टेंस से जाएगा, डिफॉर्मेशन होगा, फिर स्टेडी स्टेट एक लाइन बनेगी, और फिर बहुत जल्दी सडन होगा। तो 3 होगा इसमें, पहले ट्रांजिएंट, फिर स्टेडी स्टेट, फिर एक्सलरेटेड। मोहित, इसलिए ही तो नहीं कराया था कि थोड़ी सी थ्योरी अगर आपने भी पढ़ी हो तो आपको भी पता होना चाहिए। मुझे पता है कि मैंने कौन सा टॉपिक नहीं करवाया, क्यों नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है, मैं बच्चों से जानना चाहता था कि वो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ सारा कुछ करवा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आएगा इसका। बिल्कुल दीपांजलि, मैं सब कुछ करवाऊंगा, मैं सारा कुछ करवाऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। अभी ओनली ऑप्शन आप देखोगे, बस अभी आप चेक करोगे, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन सभी को। आज थोड़ा काम आपको मैं दूंगा ये वाला। बिल्कुल मोहित, ट्रांसिएंट वाला बताऊंगा क्या होता है इसमें, क्या नहीं होगा, क्या होगा, एवरीथिंग। पहले एक बार आप सारे के आंसर देख लो। हाँ, नेक्स्ट अगला। चलिए सभी बताइए अगलों का आंसर, कितनों ने क्या दिया? 21 जिन्होंने आंसर दिया वो सही है, बाकी का गलत है। चलिए अगला। What are the material with so directional dependent property? आंसर होगा सी। बस जिन्होंने लगाया हो सही। एनिसोट्रॉपिक, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अलग अलग, तो वो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे।
हर एक डायरेक्शन में। बहुत तरीके से समझना होगा आपको इस क्वेश्चंस को। जितना अपन ने लिखा है उसे क्लियर करना पड़ेगा। सिक्स का आंसर बताइए डियर, सभी ने निकाला होगा सिक्स में, तो ए आंसर आ रहा होगा सिक्स का ए। गोकुल, जब अलग होगी तभी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। मैंने आपसे कहा एक्स में 10, वाई में 20, मतलब अलग एक ही एक्स में 10, और अगर दूसरे पॉइंट से फिर 10 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन पे। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे, तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। सिक्स का बताइए, सिक्स का आंसर बताइए। ए, वेरी गुड। अगले की बात करें। चलिए, सेवन क्वेश्चन का आंसर नंबर बी। सेवन का आंसर नंबर बी। नंबर जोड़ते जाना, जिनका गलत हो वो नेगेटिव कर लेना, और जो भी डाउट हो पूछ लेना फिर मुझसे एट द लास्ट। नहीं गौकुल नहीं, यही तो बात है, कुछ चीजें ध्यान से सुननी पड़ती है क्लास में। सर ये वाई नॉट ऑप्शन सी? वाई नॉट ऑप्शन सी? तो डिम्पल, जब मैंने पहली क्लास ली थी और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया था, तो मैंने कहा था कि एक्चुअली में हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नहीं बनाते, हम लेड लोड को कैलकुलेशन करते हैं, उस लोड को स्ट्रेस के फॉर्मूले में और फॉर्मूले से अपन उसका आंसर लेके आते हैं। इसी तरीके से अपन इलोंगेशन को मेजर करते हैं और उसकी हेल्प से स्ट्रेन मेजर की जाती है। मैंने कहा था कि जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं तो ओरिजिनल में ग्राफ लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन बनता है। ओरिजिनल में लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन बनाया जाता है, उसे कन्वर्ट करके स्ट्रेस स्ट्रेन के फॉर्म में बनाया जाता है डियर। एवरीवन, सभी अच्छे से देख लो इसको, तभी तो अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाए आपके लिए बैठ के, कि क्या अपना कंसेप्ट कहीं वीक हो जाए। ओके, अगला मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। ऑप्शन नंबर 8 में सी। ऑप्शन नंबर सी जिसने लगाया होगा, जिसमें यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइन होता है, और जिसमें क्लियरली डिफाइन नहीं होता है डियर, उसको उसमें तो अपन प्रूफ स्ट्रेस निकालते हैं। गुड मॉर्निंग आर के, गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन की बात करूंगा, लूडर लाइन। डियर, लूडर लाइन क्या होती है? तो लूडर लाइन, नहीं नहीं समझ में आया, वेर मैं समझा रहा हूं डियर। एक लूडर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लूडर लाइन दी। लूडर लाइन का मतलब कुछ नहीं है, वो प्लेन जहां शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, दैट प्लेन इज कॉल्ड द लूडर प्लेन या लूडर लाइन। आप सबने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? अगर आपको सोम की बुकलेट दी होगी, इंजीनियर्स एकेडमी की बुकलेट में पहले चैप्टर का 6 नंबर का क्वेश्चन ही यही है। 6 नंबर का क्वेश्चन ही यही है। हाँ, लूडर लाइन कुछ नहीं है, दैट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ऑप्शन नंबर ए। ओके, बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया, आप टेंशन मत लो, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। आपके एक भी सिंगल क्वेश्चन पहले चैप्टर से अब कंप्लीट हो जाएगा आपका ओवरऑल।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। बताओ। बिल्कुल, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन म्यू। लेटरल, वाई डायरेक्शन की लेटरल हो गई। यूनी एक्सियल की बात करें, अगर कोई यूनी एक्सियल लगा रखा है तो इसका वाई तो लेटरल हो गया, ये खुद लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो ए ऑप्शन। चलिए कितने हो जिनका 10 आउट ऑफ 10 है? 10 आउट ऑफ 10। जिनके 10 आउट ऑफ 10 है वो यस करो कि सर हमारे 10 आउट ऑफ 10 है। नहीं, बस इतना सा बोला। बस मैंने इतना सा बोला जिसके 10 आउट ऑफ 10 है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत हो गया, वो सर मुझे नहीं आता था, वो मुझे पता ही नहीं था। वो सारे मैं नहीं कहूंगा। 10 आउट ऑफ 10 किसी के हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता किसी के हैं। कोई दिक्कत नहीं। 9, जिसके 9 सही है, जिसके 9 सही है। ओके, सब अपने अपने आंसर लग रहे हैं। 6.7 है और 2 गलत हो गए। ओके, जिसके 8 या उससे ज्यादा सही है, 8 या उससे ज्यादा सही है। चलो ये भी नहीं। जिसके 7, 6, 5, जिसके 7 से ज्यादा है डियर, 7 वाले, जिसके 7 से ज्यादा है। वेरी गुड संजू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी गुड प्रजापति जी, आपके 8 सही है, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो। वेरी गुड मीना साहब, बहुत अच्छे। मयंक बिल्कुल सही, मयंक बहुत अच्छे। तो डियर, जिनके आंसर 5 या उससे कम है उनको सोचना चाहिए, थोड़ा पढ़ाई और बढ़ानी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करनी चाहिए। जिनके 5 या उससे कम है, बिल्कुल मैं बता देता हूं। अब सारे, अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। नहीं, आप सब वीक नहीं हो डियर। डियर, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आईएएस से निकाले हैं। डियर, मेरी बात सुनो। ये सारे क्वेश्चन मैंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के निकाले हैं। तो इतना इजी नहीं होगा जितना अपन सोचेंगे। समझ में आ रही है? कुछ ऐसे होंगे जो अपने कोर्स के बाहर होंगे, पर फिर भी मैंने उनको लेके आ गया कि मैं देखना चाहता था कि कुछ सॉल्यूशन हो सकता है या कुछ अपन ज्यादा पढ़ा हुआ होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन आईएएस के लेके आया। बिल्कुल मैं बताता हूं। अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं डियर। आ संजू, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे सभी? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है डियर, कितनों को 7 बता दो? ओके डियर, टेंसाइल टेस्ट जब किया जाता है तो जनरली इसमें दो ही चीजें मेजर की जाती है, लोड और डिफॉर्मेशन। लोड के लिए आपके आपके वहां डायनेमोमीटर लगा होता है, और डिफॉर्मेशन आपके पास
स्ट्रे एक्सटेंसोमीटर से मेजर किया जाता है। उसके बाद तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन तो आप बनाते हो फॉर्मूले से। यहां से लोड आता है तो लोड अपॉन एरिया लगा देते हो। तो एक्चुअली में डियर, यहाँ टफनेस ऑप्शन कहीं आ रहा है क्या? यहाँ टफनेस ऑप्शन कहीं आ रहा है? जब टफनेस ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप नहीं जाओगे धनंजय सिंह भाटी, आप नहीं जाओगे। उसने बोला किसके बीच में बनता है, वो तो इससे निकाला जाता वो अलग चीज है, किसके बीच में बनता है वो अलग चीज है। सी नहीं होगा आंसर। सी कब होगा? जब इस लोड के नीचे इंस्टेंटेनियस एरिया लगा देंगे, इंस्टेंटेनियस एरिया लगा देंगे। सारे बता रहा हूं वन बाय वन, तो जिसको जो डाउट हो पूछते जाना मुझसे। अगले की बात करो। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें? 6 तो आई थिंक सबका सही होगा। बोलो क्वेश्चन बताओ सभी। क्वेश्चन नंबर 6। ओके धनंजय भाटी, क्वेश्चन नंबर 6 या 5? क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ऐसा कौन सा है जो डायरेक्शन डिपेंड प्रॉपर्टी है? अब डायरेक्शन डिपेंड का मतलब कि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिपेंड करेगा। जैसे मान लो, आप देखो इसको बताते हैं अच्छे से। एनिसोट्रॉपिक में क्या होता था डियर? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी E1, यहाँ E2, यहाँ E3 और थीटा डायरेक्शन में E4। लेकिन अगर दूसरे पे जाएंगे तो प्रॉपर्टी E5, E6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात अब बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे E5 के पास में जाना है, मुझे E5 के पास में जाना है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 2 से एक्स वाली डायरेक्शन में जाओगे तब मिलेगा। अगर मैंने कहा यार मुझे E1 के पास जाना है, E1 पता करना है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि पॉइंट नंबर 1 से, पहले तो पॉइंट बताओगे फिर 1 से एक्स में जाने पे मिलेगा। मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है डियर। हर डायरेक्शन में अलग, मतलब हर डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, आप बता नहीं सकते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। आगे आइसोट्रॉपिक का मतलब तो डियर, आइसोट्रॉपिक का मतलब तो कुछ अलग हो जाएगा ना। आइसोट्रॉपिक मतलब एक पॉइंट पे सभी डायरेक्शन में सेम। अब डियर, अगर आप मान लो E1 है, तो आपसे मैं कहूं कि यार E1 की प्रॉपर्टी कहाँ होगी, मैं आपसे कहूं कि E1 की प्रॉपर्टी कहाँ होगी, तो आप क्या बोलोगे? एक पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन पे कहाँ डिपेंड कर रही है? ओके, गोकुल समझ में आई है? अगर आप मैं कहूं कि यार मुझे E1 के पास जाना है तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है इसको, सब वो तो बोल देगा किसी भी डायरेक्शन में निकल जाओ, सब डायरेक्शन में सेम होगी। तो यार डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दिमाग को और खोलिए थोड़ा, अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज करिए। बिल्कुल। चलिए इंडिपेंडेंट होता है बिल्कुल। आप क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबका क्लियर था, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर था, क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहा हूं डियर। अब एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से सुनो। क्या होता है कि हम क्रिप के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया,
तो उसमें एक पॉइंट और होता है कि आप डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन और टाइम के साथ क्या होता है, आप एक ग्राफ बनता है। टाइम जैसे जैसे पास होता जाता है, बिल्कुल सोनाली ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि सर जो एनिसोट्रोपिक मटेरियल होता है उसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडेंट, पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब पॉइंट नंबर 2 पे भी पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडेंट है। अब समझना, इनिशियली तो जब उसका कुछ इलोंगेशन होगा अपने वेट की वजह से, उसके बाद ग्राफ, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना यहाँ पे। That is the first stage, that is the second stage, that is the third stage। मैं सारा बता रहा हूं वन बाय वन, अब जल्दी से करेंगे वन बाय वन। डियर, पहली स्टेज को ट्रांजिशन स्ट्रेस बोलते हैं, दूसरी को स्टेडी स्टेट, और तीसरी को एक्सलेटेड। डियर यहाँ क्या होता है, यहाँ पे टाइम के साथ डिफॉर्मेशन, मतलब इस वाले का स्लोप कम होता है, इस वाले का टाइम के साथ स्लोप कम होता है, मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होती है। फिर एक ऐसा रीजन आता है जहां पे आपका जो स्लोप है वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एक लाइन बन जाती है। यहां से यहां तक स्लोप, इस ट्रांजिएंट स्टेट में स्लोप डिक्रीज होगा, उसके बाद स्टेडी स्टेट में स्लोप कांस्टेंट होगा, और एक्सलेटेड में अचानक स्लोप बढ़ेगा और डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। तो इस टाइप से ये तीन स्टेट होती है। स्लोप का मतलब यहाँ स्लोप आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन देगा, स्लोप मतलब रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। पहले तो टाइम के साथ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, और फिर तो कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ता है और मटेरियल फेल हो जाता है। अब क्लियर हुआ होगा तो उसको डायग्राम में नोट कर लेना। डियर, अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं, हम किस लेवल पे बात करने वाले हैं। आपका जिस दिन एफएम कंप्लीट हो, प्लीज मुझे एक बार क्लियर कर देना कि एफएम कंप्लीट हो गया है। एफएम में आपके काफी चैप्टर हो चुके होंगे। मैं सब बता रहा हूं धनंजय, आप टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्लियर है सबको, आगे बढ़े। तो अपना क्वेश्चन नंबर, ओके 3 मैंने बता दिया आपको डियर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें, तो 4 तो सबको पता था, इंडिपेंडेंट किसमें, एनिसोट्रॉपिक में। तो टोटल तो 36 बताए थे और इंडिपेंडेंट 21 बताए थे, तो 21 आंसर हो गया था। इसका आपने क्या किया, इसका आपने सही से सोचा नहीं। डियर, सब कुछ पता होने के बाद भी आपको कुछ सोचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस वाला घुमाना चाहता है तो मटेरियल वही है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो डियर यहां देखो, डायरेक्शन डिपेंडेंट, आज जो स्टूडेंट नहीं आए हैं मैं कल उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला हूं। यस, ये अब ये बड़ा याद रखते हुए अब की बार दिमाग को चारों साइड चलाते हुए बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जैसे धनंजय भाटी ने पूछा, तो ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन था धनंजय।
2 मीटर 1 मीटर, ये वाली कितनी दे रखी है? आई थिंक ये 2 या ये 1। एक बार 1, कौन सी 1? ओके, ये 1 और ये 2। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमने कहा आरबी और आर ए। तो मैंने धनंजय भाटी बड़ा सिंपल सा बताया था उस दिन, पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो आप इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बना लो। दोनों रिएक्शन एंड पे लगी हुई है तो दोनों हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल बना लो। और वर्टिकल बनाने के बाद आरबी से 10 न्यूटन पे लगा दो। 2 मीटर 1 मीटर, तो आरबी कितना? तो टोटल लोड 10 डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस 10 × 1, और ये हो गया 10 डिवाइड बाई 3 × 2। ये बड़ा सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। बिल्कुल डियर, 8 और 9 को मैं बता चुका हूं, और क्वेश्चन नंबर 10 मुझे आता है, मैं नहीं बताऊंगा, सबको पता है, बता चुका था। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो आपके कम से कम 7 क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए थे। 7। क्यों? क्योंकि मैं ये मान सकता हूं कि आपके पास, चलो, पहला वाला तो सबका सही होना चाहिए था। हाँ, हो सकता है आप इसे सही कर लेना, अगर मैंने एल स्क्वायर नहीं लगाया तो आप एल स्क्वायर से सही कर सकते हो, अगर आपके माइंड में सही जा रहा हो तो। अगर आपके माइंड में सही था कि यार एल स्क्वायर पे डिपेंडेंट करता है पर सर ने ऑप्शन नहीं दिया, तो आप उसको अपने आप सही कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ डियर, क्वेश्चन नंबर 2 भी सबका सही होना चाहिए था। चलो 3 नहीं पढ़ा हुआ तो चलो मान लेते हैं, एक एक क्वेश्चन ये नहीं पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ा हुआ था, 5 भी पढ़ा हुआ था, पर 5 में थोड़ा उसने घुमा दिया और आप घूम गए। 6 भी पढ़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था आपको, पर आपने सही ध्यान से नहीं सुना, उसकी गलती आपको भुगतनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया हुआ था डियर, कि माइल्ड स्टील में एक स्पेसिफाई क्लियरली डिफाइन होता है। मैंने कहा था कि एल्यूमिनियम में, कास्ट आयरन में, इनमें इल्ड क्लियरिफाई नहीं होता है, तो उसके लिए प्रूफ स्ट्रेस निकाली थी अपन ने। ओके डियर, ओके ओके सोनाली, मैं अभी ट्राई करके अभी इसको सेव कर लेता हूं और आप सबको भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मान सकता हूं कि आपको पता होते हुए भी बस नाम की वजह से आपने गलत कर दिया, तो चलो ये भी मान सकते हैं कि ये भी अपना पढ़ा हुआ नहीं था। दो दो क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं थे, और 10 मतलब दो ही ऐसे क्वेश्चन थे जो आप नहीं कर सकते थे अगर आप में थोड़ा बहुत भी लॉजिक नहीं लगाया। उसमें भी एक दो लॉजिक लगा लेते तो 8 तो सही होते। बिल्कुल गोकुल में 50 नहीं 100 क्वेश्चन दूंगा, आज 10 करवाए हैं। अब से मैं आपके लिए एक नई चीज करने वाला हूं। मैंने एक चीज सोचा है कि आप सबको टेलीग्राम लिंक पे रोजाना ऐसे 10 क्वेश्चंस भेजे जाएं। पर ये जो लड़के, बिल्कुल 10 क्वेश्चंस का मैं सोच रहा हूं कि 10 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस के लिए और भेजे जाएं। पर डियर, आपका एक काम बनता है कि जितना भी आपका ये ग्रुप है, ये ग्रुप बढ़े। आप उनसे भी बोलिए जो ऑफलाइन देखते हैं, मैं नहीं चाहता कि ऑफलाइन कोई देखे, सब ऑनलाइन प्रेजेंट रहो। राजा, 7 क्वेश्चन में क्या है? डियर रजत, रजत पहला लेक्चर देखो, मेरा पहला लेक्चर। रजत, इस वाले का पहला लेक्चर देखना आज। जब पहला लेक्चर पूरा अच्छे से सुन लो उसके बाद बात करेंगे।
मैंने पहले लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया है कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में नहीं बनता एक्चुअल में वो लोड और डिफॉर्मेशन के बीच में बनता है, मैंने समझाया हुआ है। चलिए आज खत्म करेंगे यहां तक, आज सीट स्टार्ट करने वाले हैं अगली। अब पढ़ते हैं आगे। पहले मैं इसे सेव कर लेता हूं जिससे आप सबको भेज सकूं। इसी तरीके से मैं आपके टेस्ट लेता रहूंगा। डियर सोम कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपको चेक करता रहूंगा हमेशा टेलीग्राम के थ्रू। तो मेरे आंसर का ऑप्शन देते रहना, जितने आए अपनी रैंक को इम्प्रूवमेंट करते रहना। आज एक और टेस्ट, वो टेस्ट ऑफलाइन लूंगा आपका मैं अब, मतलब वो टेस्ट होगा आपके टेलीग्राम लिंक पे। चलिए कल तक अपना पूरा हो चुका था तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपन चौथे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, मैं सबको जितने मेरे पास पर्सनली है, जितने आपने मुझे पर्सनल नंबर पे भेजा हुआ है, मैं उन सबको पर्सनली सेंड करता हूं, याद रखना। सभी को एक साथ मैंने सेंड किए हुए लाइन से। तो अपन चैप्टर नंबर फोर्थ को स्टार्ट करते हैं डियर, जल्दी जल्दी आंसर देना स्टार्ट करो पहले का। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही है, सही है। आप पर्सनली का मतलब ऐसा नहीं है राजकुमारी, उसी में से आप मेरे नंबर को एक बार टेलीग्राम पे खोल लेना। टेलीग्राम खोलने के बाद एक मैसेज कर देना, मैं पर्सनली उसको भी अलग से सेंड कर दूंगा। तो पहले का आंसर सबको पता है कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है डा साहब, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है? और अच्छा क्या होता वाई के नीचे क्या होता? और अच्छा क्या होता वाई के नीचे क्या होता? मैक्सिमम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए सभी आंसर करते जाओ। रेक्टेंगुलर है। 1/12 बीटी क्यूब, 1/12 बीटी क्यूब, बी की जगह डब्लू दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है भाटी साहब, वो एकदम रेक्टेंगुलर की तरह काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सही आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे तीसरा क्वेश्चन। न्यूट्रल प्लेन, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो, मुझे ना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें। न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन, जल्दी से पढ़ लो ऑप्शन आराम से। वेरी गुड वेरी गुड, रजत आंसर करो रजत, सभी आंसर करो। वेरी गुड।
ए न्यूट्रल प्लेन जहां की लेंथ चेंज नहीं होती है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मैं बता चुका हूं बड़े खोल के इसको अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर भी सी चला जाएगा। चलो बताइए डियर, बताइए डियर क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर। अरे जिसके डायगोनल ये होते थे, बताया नहीं मैंने। इसका क्या बताया था, 1/12 ए की पावर 4। अब एक ही जगह यहाँ डी दे रखा है तो डी ले लेना है, डी साइड डी ले लेना, तो डी के हिसाब से कर दो ए ऑप्शन। सी कैसे आएगा, सी कैसे आएगा। ओके ओके, एक बार ध्यान से निकालो। सी किसने दिया था आंसर, गलत आंसर मत करो यार, ये बताया हुआ है मैंने आराम से आप सबको। वेरी गुड। चलिए डियर आगे बढ़ो। सबको क्लियरली नजर आ रहा है। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस कहाँ आती है, सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस कहाँ आती है। ओके ओके डब्लू, आप थोड़ा पीछे चलते हो, मैं आपको बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आपका ये प्रॉब्लम भी सोल्व कराऊंगा। बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा टॉप और बॉटम पे आएगी। तो सबसे ज्यादा कौन करेगा आई में, टॉप और बॉटम मतलब फ्लेंज करेगा, तो फ्लेंज आंसर कहाँ है, साहब फ्लेंज करना चाहिए, तो आंसर नंबर ए चला गया। फ्लेंच, वेरी गुड, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले ही। जल्दी से आंसर नंबर 6, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, फिर ऑप्शन दो। भगने का नहीं है, कहीं जाना नहीं है, आंसर बड़े प्यार से देना, गलत मत करना। आज आपका टेस्ट नंबर 2 चालू करूंगा टेलीग्राम लिंक पे नाइट को। वेरी गुड, सीयर होता तो वेब को रजिस्ट करता, तो सीयर में बताऊंगा बाद में। आंसर नंबर सबका बी जा रहा है, पोलर पूछा है डियर, पोलर। पोलर का मतलब क्या, जे, और जे तो पाई/32 बताया था मैंने। नहीं, जेडपी नहीं पूछा है, किसने कहा ये, दीपांजलि जेडपी नहीं, जेडपी तो ये पोलर सेक्शन मॉडुलस होता फिर। अगर पोलर सेक्शन मॉडुलस पूछता तो फिर आंसर होता पाई/16। जेडपी नहीं, जे पूछा है, दैट इज द IXX प्लस IYY, बड़े अच्छे से लिखाया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए बताइए, बताइए। ओके, एवरीवन, एवरीवन शुड बी रिप्लाई।
बिल्कुल यहाँ ध्यान देने वाली बात है डियर। यहाँ हेमी स्पेयर है, स्पेयर और हेमी, हेमी स्पेयर है अपने पास। स, बिल्कुल सेमी सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर नहीं है अपने पास, हेमी स्पेयर है। होलो शाफ्ट का मतलब बिल्कुल होलो सर्कुलर शाफ्ट। डियर हेमी स्पेयर जब होता है और उसकी रेडियस अगर आर होती है आपके पास, तो उसका सेंट्रोइड याद रखना 3r/8 होता है। लेकिन यही अगर सेमी सर्कुलर होता, यही अगर सेमी सर्कुलर होता, तो आपके पास सेंट्रोइड 4r/3 पे होता। एक तो हेमी स्पेयर और एक सेमी सर्कल, दोनों अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा डियर। चलो हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सभी करेंगे, सभी करो। डिम्पल डिफरेंस है, सर्कल और स्पेयर अलग होता है, डिफरेंस है। सर्कुलर सिलेंड्रिकल और स्पेयर यानी बॉल, दोनों अलग चीज है डिम्पल। स्पेयर अलग होता है और सर्कल अलग होगा, अलग है दोनों। हाँ, दोनों को हाफ हाफ कर दिया तो हेमिस्फेयर बन गया, एक सेमी सर्कल बन गया। अलग है दोनों बहुत ज्यादा। 4 टाइम्स आ रहा है क्या सभी का? ओके, पूरा क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। ओके, 4 आ रहा है सभी का, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड रजत, रजत, रजत और डब्लू सब निकालो। 4 टाइम्स आंसर सही है, 4 टाइम्स आंसर सही है, 4 टाइम्स। ओके, कैसे? ट्राइंगुलर सेक्शन है। IXX की बात इसने कर दी। IXX या न्यूट्रल पे ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो INA कितना? 1/36 BH3। अब आप देखो, अब आप देखो, विड्थ को आपने हाफ कर दिया, तो 1/36 विड्थ को आप कर दो B/2, और हाइट को आपने डबल कर दिया तो 2H का क्यूब। तो कितना आएगा यहाँ से कैलकुलेट, ये 8 हो जाएगा, ये 2 होगा। तो 8 को 2 से तो 4 आ गया, और बाकी सेम। तो पहले वाले का कितना हो गया? 4 टाइम्स। पहले वाले का कितना हो गया? 4 टाइम्स। डीएम, डीएम कौन है? ये डीएम का फुल फॉर्म। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसका निकालो अब, इसका निकालो सभी। 8 क्वेश्चन।
नाइन क्वेश्चन बी ऑप्शन बी आ रहा है क्या सबका? सर्कुलर सेक्शन है और क्या पूछा है? पोलर। डियर पोलर, पोलर का हाइट जे, जे कितना? पाई बाई 32 डी की पावर 4। और आपने डाया डबल कर दी तो कितना हो जाएगा? तो पाई बाई 32 टू डी की पावर 4 मतलब 16 आ गया साहब। 16 टाइम्स ज्यादा। गलत नहीं करना है किसी को भी। नवीन, नवीन कहाँ है? आज नवीन नहीं आया। ओके। आज बहुत सारे तो टेस्ट के नाम से ही नहीं आए होंगे कि टेस्ट देना पड़ेगा। ओके। ऑप्शन नंबर सी, गलत गलत मत करा करो, थोड़ा सा ध्यान लगा के किया करो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो अब सेमी सर्कल आया है डियर। अब सेमी सर्कल आया है, मैंने लिखाया है सेमी सर्कल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सेमी सर्कल का मैंने लिखाया है, याद करना भी सिखाया है। एवरीवन शुड बी रिप्लाई। मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूं, यस या नो में आंसर करना। मेरी स्पीड सही है ना, क्योंकि सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने। ओके। सी ऑप्शन हो गया सेमी सर्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। सभी 11 का निकालोगे? मैं वेट कर रहा हूं आपके ऑप्शन का। 11, 11 क्वेश्चन सभी निकालो। 11 क्वेश्चन सभी निकालो डियर। लगा दो सब, कैलसी का यूज करना पड़े तो करो। विदाउट कैलसी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। वेरी गुड। एक्सटर्नल डी की 8 का पावर 4, 6 का पावर 4 कैलकुलेट करो। 137। सभी के सभी जल्दी जल्दी ऑप्शन करो, सारे कुछ पढ़ाया हुआ है ये। अपने आप से आंसर करना, अपने आप से देखना कि कहीं गलती तो नहीं हुई, कुछ पढ़ाया है तो याद नहीं रहा हो। अगले क्वेश्चन की ओर चले डियर। एवरीवन इज रेडी टू फाइट 12th क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्या कंसेप्ट होगा? अगर आपके पास एक सर्कुलर होल है 50 mm डायामीटर का, और इसमें से एक डिस्क काट दिया है, तो सेंटर किधर की साइड होगा? सेंटर किधर की साइड होगा? बड़े, जिधर मास ज्यादा होता है उधर सेंटर होगा। तो सेंटर उधर होगा जिधर मास ज्यादा होगा, एट द सेंटर ऑफ बिगेस्ट सर्कल या इन द बिगेस्ट सर्कल। डियर आराम से आंसर देना, इसके आंसर बड़े कंफ्यूजिंग है। आराम से। इन द बिगेस्ट, बड़े सर्कल में होगा या बड़े सर्कल के सेंटर पे होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे।
बड़े सर्कल के सेंटर पे नहीं होगा लेकिन बड़े सर्कल में होगा। हाँ, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। बिगर सर्कल में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं नहीं धनंजय, मैंने सी नहीं बताया होगा, मैंने ए ही बताया होगा। एक बार वापस देख लेना। यूट्यूब पे मैंने वापस आपको बोला था, मैंने मैंने ऑप्शन पढ़ने में मिसमैच हो गए थे। मैंने वापस बोला था। यही बताया था डियर, यही बताया था। वो ऑप्शन मैंने ऊपर नीचे पढ़ लिए होंगे, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, इसलिए फिर मैंने कहा था कि इन द बिगेस्ट सर्कल होगा, सेंटर पे नहीं होगा। तो अब बिल्कुल याद रखना कि ये बड़े सर्कल के सेंटर पे नहीं होके बड़े सर्कल में कहीं और होगा। चलो, स्क्वायर का डियर मैं इसमें बात ही नहीं करूंगा। कहां से पूछा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सभी के आंसर चंडीगढ़, चंडीगढ़ बिल्कुल। चंडीगढ़ जेई को क्लियर करो जल्दी से। ये बी ऑप्शन किसने दिया है? गोकुल। गोकुल बी ऑप्शन कब से होने लग गया? गोकुल आंसर बताओ, बी ऑप्शन कब से होने लग गया? मैंने तो एक की पावर 12 पढ़ा है। ओके 14 का बता दिया। ओ हो गोकुल, आगे ही आगे, वेरी गुड। तो इसका तो हो गया सी ऑप्शन। चलिए 14 करो जल्दी से। होलोकॉन के बारे में बात की थी। होलोकॉन का कहाँ होता है सेंटर ऑफ? 1/3 या 1/4? होलो का कहाँ, 1/3 या 1/4? 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया डियर। सभी जहां किसी को दिक्कत हो पूछ लेना, मैं सारी थ्योरी क्लियर करा चुका हूं बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो एवरीवन, पहले रीड करो। और मैंने बिल्कुल करवाया हुआ है अभी शॉर्ट नोट में आपको। बिल्कुल सभी के सभी करेंगे इसको, अपने नोट्स को देखेंगे कि सर क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछना चाहता है। एवरीथिंग एवरीथिंग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। वेरी गुड। तो आंसर कितना आ रहा है इसका? 0.25 या फिर और कुछ? ओके। एक तो बोला कि प्रपोर्शन निकालो सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया अबाउट द सेंट्रोइड। तो 1/12 क्या किसका है? रेक्टेंगुलर, तो बी डी क्यूब डिवाइड बाई बेस से जा रहा है तो 1/3 बी डी क्यूब। आप बी डी कुछ भी कर दो डियर। तो आंसर बताओ। 0.25 ओके। 1/4 0.25, 0.25, 3/12, 3/12 0.25। चलिए डियर, अब मैं आपको यहाँ 1/1 सारी चीजें समझाता हूँ। सारी चीजें समझाता हूँ डियर, फिर ऑप्शन करना। डब्ल्यू
एक बात हमेशा याद रखो कि आंसर आपके पास लेट पहुंच रहा है, क्वेश्चन लेट पहुंच रहा, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने उस क्वेश्चन को पहली बार में अटेम्प्ट कर लिया और वो सही है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब आपकी चेट लेट लेट शो हो रही है तो ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं है रजत, अगर लेट हो जाता है इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी दूर कर लिया जाएगा, टेक्निकल टीम काम कर रही है। इतना जल्दी इतना सिंपल नहीं होता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन डियर याद रखो, एक बार अगर आपने सही कर लिया अपने क्वेश्चंस को तो फिर सही है, वो दिक्कत नहीं है। डियर यहाँ मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डियर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है सबसे पहले? तो दैट इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। दिस इज द सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया। एक बार यहां देखो, बातें मत करो आपस में, बाद में बात कर लेना। सेकेंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरली जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है, तो रोटेशन जैसे उस बॉडी में आता है तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट हो जाता है, या मान लिया जाता है कि वो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मेरी बात ये सुनना, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड। सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या है कि एक पूरी बॉडी और उसका सेंटर ऑफ मास ये कहता है कि सारा मास इसके रेस्पेक्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसके रेस्पेक्ट ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर अपन कहीं पे भी देखेंगे तो मास आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास में कभी भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं, या ये कहो कि ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती है। सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी को इंक्लूड मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। डियर सेंटर ऑफ प्रिकॉशन क्या होता है कि आप थोड़ा सा भी समझना, इसको मैं बाद में आपको अच्छे से समझाऊंगा। कि कोई हिंज लगा हुआ है, ये हिंज है, और हम जब इस पे इम्पैक्ट लगाएंगे, कोई इम्पैक्ट फोर्स आपने लगाया, तो इस इम्पैक्ट की वजह से इस तरह से वहां उस पॉइंट पे लगाया जाए कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आए, तो उस वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रिकॉशन। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है डियर सेंटर ऑफ मास की तरह। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से, यहां से अगर आप देखोगे तो हर एक डायरेक्शन में इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वेट यहां मास होगा और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट होगा। वेट मतलब इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट को जोड़ा जाएगा, क्योंकि वेट क्या होता है? एम जी। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो इसमें ग्रेविटेशनल इफेक्ट को जोड़ा जाएगा। तो ये वो पॉइंट होता है जहां से आपका वेट हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब मैं एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं जहां से मुझे सारी डायरेक्शन में किधर भी देखूं, मुझे सारा वेट सेम नजर आए, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डियर यहाँ होल वेट की बात कर दी। अगर यही मास की बात कर देता तो मैं इसे क्या ले लेता? सेंटर ऑफ मास ले लेता। लेकिन इसने वेट की बात कर दी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेना पड़ेगा। ओके सी, सेंटर ऑफ प्रिकॉशन मतलब, मेरी बात समझना, ये पूरी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां अगर मैं इस पी को लगाऊं, इस सडन लोड को लगाऊं, तो इसके वजह से जो ये आपका हिंज है इस पे नेट इफेक्ट जीरो होगा। मतलब इस पे कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। जनरली ये ओसिलेशन में देखा जाता है डियर, ओसिलेट करती है ना, तो वहां देखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर बता सकते हो इसका क्या होगा? इसका आंसर बता सकते हो? इसका आंसर क्या होगा जहां होल वो वेट लगता है? तो डी ऑप्शन जाएगा डियर।
बिल्कुल। तो इसरो में आया था, ध्यान से देखना, अगर मास होता तो सेंटर ऑफ मास लगाते। इसमें ग्रेविटी इफेक्ट इंक्लूड हो गया है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और मेरा आप सबसे निवेदन है, बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सारी चीजें लिखवा चुका हूं, 17 में आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। वेरी गुड। सबका क्लियर? 1/12 क्या है ये? रेक्टेंगल। अरे ये तो निकाला हुआ था अपन ने, 1/12 BD क्यूब। तो 1/12 बी कितना 3, डी कितना 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये तो चला गया 4 इंटू 4 कितना 16। टेक्निकल असिस्टेंट में मैं बता दूंगा, इसरो की बात कर रहे हो, इसरो की बात करो, इंजीनियरिंग मैथ भी आती है इसरो में। और मैं आपको कल बिल्कुल इस पर डिटेल में बता दूंगा इसरो में, आज मुझे चेक करना पड़ेगा। चलिए अगले अगले वाले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। डियर अभी आप इसे याद कर लेना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ml² होता है। इसको अभी याद करना पड़ेगा, ये मास के रेस्पेक्ट में है। अगर कोई मास हो अपने पास और एक थिन रोड हो जिसकी लेंथ एल हो, मास एम हो, तो आपके पास इसके अबाउट क्या होगा? तो दैट इज द ml²/12। दैट इज द रिमेंबर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर इस पे मुझे कोई टाइम मिला तो मैं जरूर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास के बारे में बताऊंगा। एरिया के बारे में तो मैंने आप सबको बता रखा है। चलिए आगे अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं डियर। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो। याद रखना अभी तो मैंने आपसे कहा है, टाइम मिलते ही मैं इस पे और बात कर लूंगा। ये मैकेनिक्स में बात की जाती है, पर और बात अपन यहीं कर लेंगे। डियर अगला, डियर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो याद रखना कि जो दो एक्सिस का प्रोडक्ट होता है वो जीरो के बराबर होता है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज जीरो। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन यही होगा कि प्रोडक्ट जो होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का इन प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जीरो होता है। ये सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में पढ़ाई जाती है, बिल्कुल डेफिनेशन है। तो याद रखिए, इसको सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20। सारे मैंने लिखाए हुए हैं, इसमें सारे के सारी चीजें मैंने लिखाई हुई है। सारी की सारी चीजें मैंने डिक्टेट करवाया हुआ है, एक एक चीज। आंसर ध्यान से देना, आंसर सभी ध्यान से देंगे। बेस का कितना लिखाया था डियर? बेस का कितना लिखाया था? चलो बेस का कितना लिखाया हुआ है? हाँ 1/3 BD क्यूब। ये याद रखना, ये है सारी चीजें। ये बेस हो गया, ये हो गया, ये टॉप हो गया, ये बेस हो गया, टॉप का भी, मेरे टॉप का भी यही होगा। और डायगोनल का कितना होगा डियर? 1/12 BD क्यूब लिखाया है। इसके अबाउट निकाल लो या इसके अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लो, सबका सेम है इन तीनों का तो। और सबसे ज्यादा कितना? 1/12, और ये 1/3।
तो 1/12, 12 नीचे ज्यादा है तो इससे कम आएगा तो डायगोनल हो जाएगा। रटना नहीं, रटना मतना, रटना नहीं है, समझना, सारी चीजें लिखाया हुआ है मैंने। नहीं, डायगोनल के अबाउट, डायगोनल के अबाउट, यही रेक्टेंगल डायगोनल के अबाउट ये लिखाया था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अबाउट निकाल लो तब भी। स्क्वायर में ए इक्वल टू बी रख देंगे डियर, या बराबर रख देंगे दोनों को, बात तो एक ही आ जाएगी। वर्टिकल, अरे वर्टिकल मतलब ये वाला, अगर अपन को ये वाई वाई पता है, ये वाई वाई कितना होता है, 1/12 dB क्यूब, इतना ही होता है। तो जैसे अपन ने बेस का निकाला, सेम ऐसे कैसे इसका हो जाएगा। एक बार सभी देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से। कैसे निकाला जाता है ये सारी चीजें। समझ गए, वेरी गुड, बहुत सही। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, ये अगर अपन को पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये भी निकाला जा सकता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आई एक्स एक्स प्लस ए वाई बार का स्क्वायर। नहीं नहीं डब्लू, थोड़ा ध्यान से देखना आप एक बार, थोड़ा ध्यान से निकालना। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो सबको बताया हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यहाँ पे। जल्दी से आंसर कर दो। बेस के अबाउट और सेंटा भी अभी तो बात की थी डियर। कितना आंसर आएगा। ट्राइंगुलर है डियर, ट्राइंगुलर, ध्यान से पढ़ना सेक्शन को, सेक्शन को ट्राइंगुलर है, ध्यान से पढ़ना, मैंने दोनों फॉर्मूले लिखाए हैं, इसके अबाउट भी और इसके अबाउट भी। 1/36 BH क्यूब लिखाया था, और यहाँ 1/12 BH क्यूब लिखाया था। 36 यही लिखाया था ना डियर, एक बार देखो मेरे ऑप्शन को, क्या मैंने यही लिखाया था। तो कर लो दोनों से, 3 होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सारी चीजें मैं इसलिए कहता हूं कि पहले मैं सारी थ्योरी क्लियर कर देता हूं, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और नए नए क्वेश्चन जब आएंगे मजा आएगा डियर, और अभी तो ये बेस तैयार कर रहा हूं मैं आप सबका। और मैं जो रेगुलर टेस्ट लूंगा आपका टेलीग्राम पे, उससे आपका बेस थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। फिर मैं सीट नंबर 3 कराऊंगा तो आप मस्त एकदम बढ़िया लेवल पे पहुंच जाओगे। चलो डियर, सभी इसका आंसर करेंगे जल्दी से, मैं नहीं बोलने वाला 22 के बारे में। मैं 22 के बारे में नहीं बोलूंगा, आप सब रीड करोगे और मुझे बताओगे कि क्या होगा। ऐसा कौन सा वो पॉइंट है बॉडी का जहां सारे के सारे वेट के जितने भी रिजल्टेंट है वो पास होते हैं, उनकी पोजीशन होती है। ये सारा तो होता नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सबको पता है इसमें तो। सीजी सीजी सीजी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं डियर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन लेमिना, लेमिना मतलब स्ट्रिप मान लो, या लेमिना मतलब एक एरिया मान लो, विल नॉट बी एट जियोमेट्रिकल सेंटर, इसकी जिसके जियोमेट्रिकल सेंटर पे नहीं होगा।
डियर ये है ज्योमेट्रिकल सेंटर, देखो ये वाला ही ज्योमेट्रिकल। रेक्टेंगल में भी बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है डियर। इक्विलेटरल। वेरी गुड, बहुत सही, सब बताएंगे। ज्योमेट्रिकल का मतलब समझ में आ रहा है ना डियर, दोनों एक्सिस के सेंटर एक्स और वाई, इनका ज्योमेट्रिक ये हो गया। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें होगा नहीं होगा। प्रद्युम्न। राइट एंगल, राइट एंगल। प्लेन लेमिना मतलब एरिया, एरिया मान के चलो, प्लेन लेमिना मतलब एरिया। बिल्कुल। तो डी ऑप्शन चला जाएगा डियर, सभी के सभी। प्लेन लेमिना, लेमिना मतलब एरिया ले लो यार। अब आपको पता है अपन जितने भी एरिया लेते हैं ना, ये एक प्लेन लेमिना ही तो है, इसमें मास है ही नहीं। बिल्कुल नवीन। प्लेन लेमिना मतलब ऐसा एरिया जिसमें मास होगा ही नहीं, मास है ही नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, एक सिंपल सा एरिया। तो 23 का आंसर डी हो चुका है। इन 2D स्ट्रक्चर, वेरी गुड, इन 2D स्ट्रक्चर, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हम आगे बात करेंगे डियर 24 का। सेमी सर्कुलर, सब निकालो। एवरीवन सभी निकालो। हाँ, क्या पूछा मोहित ने? बिल्कुल 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 नवीन, बिल्कुल एरिया, एरिया मास नहीं मानते उनमें। वेरी गुड, सभी निकालो। सभी निकालो इनके आंसर। देखिए क्या आ रहा है, लगाओ फॉर्मूला। सभी के आंसर आ गए, आंसर बताना सही से। बिल्कुल, अरे राइट, ये राइट का मतलब तो ये होता है ना डियर। और इसका कहीं यहाँ होता है सेंटर, ऐसे सेंटर मिलता है इसका यहाँ। राइट मतलब ये 90 डिग्री। मोहित ध्यान से देख लेना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर तो मैंने कितना बताया था, 4r/3 पाई, सही बताया था का? बेस से ही बताया था ये, बिल्कुल सीजी, बेस से ही। वैल्यू रख के बता दो सभी। सबका क्लियर है? ये आंसर कितना आ रहा है इसका, ये बताओ। 4.24, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। और मोहित ये ट्राई, ये समझ में आ गया तुम्हें, राइट एंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डियर सेफ फैक्टर की अभी बात मत करो, सेफ फैक्टर की अभी बात मत करो, स्टिल में बात करेंगे। सेफ फैक्टर की अभी बात मत करो, स्टिल में बात करेंगे पूरे अच्छे से। आपको अभी, हाँ बिल्कुल, आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी कि सेफ फैक्टर पता होगा सिविल वालों को, सभी को पता होगा, पर मैकेनिकल वालों को टेंशन नहीं लेनी है यहाँ पे। जो मैकेनिकल से है वो याद रखना, ऐसी कोई चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी।
आपसे ये चीज नहीं पूछी जाएगी, नहीं है कोर्स में, सॉम में नहीं है, ये स्टिल में है। तो टेंशन मत लेना इसका, मैं अभी डिस्कशन भी नहीं करूंगा इस पे। हाँ, सॉ अगर आपको जानना है किसी को तो मैं बता दूंगा डियर, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद नहीं, यहाँ नहीं। कितने क्वेश्चंस हो गए अपने पास? क्वेश्चन 25। चलो सभी के सभी ट्राई करो 26 को। 26 को सभी ट्राई करो, ऐसे ट्राई नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। स्टील का है आंसर, इसमें प्लास्टिक मूवमेंट अपॉन इलास्टिक मूवमेंट होता है डेफिनेटली। और अलग अलग सेक्शन के डायमंड का 2 होता है। और आपके पास रेक्टेंगल का थोड़ा सा 1.14 से लेके 1.16 या 1.5 तक होता है। तो अलग अलग होता है, तो ये सारी चीजें आप स्टील में पढ़ेंगे। अभी मैकेनिकल वालों की भी आएगी सीट, डोंट वरी। सिविल वाले और मैकेनिकल वाले दोनों की सीट मुझे अलग अलग सॉल्व करवानी है। इसको कैलकुलेट करो डियर, कैलकुलेट होगा ये। क्वेश्चन नंबर 26 कैलकुलेट होगा। एवरी वन शुड बी कैलकुलेट। हाँ, टाइम लगेगा इसमें डियर, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। टेक अ टाइम, टाइम लीजिए। हाँ मोहित, बाद में जो यूनिट आएगी उसमें किसी ना किसी चीज से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके यूनिट आएगी। इसलिए तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, टाइम भी लेगा ये। टाइम लेगा ये बिल्कुल। आपको कैसे करना होगा, सबसे पहले तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। सब इसको सॉल्व करो। नहीं हो रहा है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, अपन करेंगे इसको। वेरी गुड। चलिए मैं करता हूं इसको। अपने पास एक होलो है। क्वेश्चन पढ़ो, एक होलो है, आई थिंक यही दे रखा है अपन को क्वेश्चन। वेरी गुड। अब डियर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है पहले तो ये बताओ। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पहले इसी पे बात करेंगे तब जाके बनेगा ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। मैं थोड़ा इस पे बात कर रहा हूं अभी, पहले पहले मैं इस पे बात करूंगा, फिर बनाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे रिगार्डिंग 3 से 4 क्वेश्चंस और मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैकेनिकल वीक है तो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मैकेनिक्स वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग, जैसे मान लीजिए अपन बात करें, अपने पास एक रेक्टेंगल है
जिसका विड्थ बी है और जिसका डेप्थ डी है, और कल को आपसे कहा कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आपने कहा कि किसके अबाउट, तो मैंने कहा कि मान लीजिए मैं एक्स और एक्स के अबाउट निकालना चाहता हूं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, नहीं इसमें बेसिक कंसेप्ट लगाओगे तब जाके ये सॉल्व होगा, ना तो ये सॉल्व नहीं होगा। उससे भी मैं करवाऊंगा, दोनों चीजों से मुझे करवाना है आज कैसे भी, अपन दोनों की बात करेंगे। तो डियर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है समझना। इस सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या है, इस सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या है, ये मैं आज समझा रहा हूं आपको। बिल्कुल फिजिकल सिग्निफिकेंट भी बताऊंगा मैं आपको इसका, जैसे टाइम मिलेगा आज, तो आज अपन इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इसके बाद कभी गलत नहीं होगा आपका। और वीडियो रुक रहा है तो देखते हैं, नो नेट का प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल फिजिकल सिग्निफिकेंस सब बताऊंगा मैं। नहीं 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 हुआ है, उसी पे बात चल रही है, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो डियर जैसे ये पूरा एरिया है, तो इस पूरे एरिया को आप क्या करो, एक पॉइंट में बदल दो, दैट इज द ए। इस पूरे एरिया को आपने एक पॉइंट में बदल दिया ए, और आपको इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो आप पहले एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिसाइड करनी होगी। और जो जिस एक्सिस के अबाउट भी आपको चाहिए, मान लीजिए एक्स और एक्स के अबाउट चाहिए, तो आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी, दैट इज कॉल्ड द के को बोला जाता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। आज मैं थोड़ा इस पे खोलूंगा इस चीज को आपको, मैं आपको आज सारी चीजें बताने वाला हूं कि मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब में क्या डिफरेंस है और किस तरह से रिलेट करेंगे। तो डियर मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना आप सब, कि अपन ने इस पूरे एरिया को एक पॉइंट एरिया में बदल दिया ए, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली के, दैट के इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके अबाउट अगर मूवमेंट लिया जाए, तो वो आपको सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। अब डियर अपन इस एरिया का इस एक्सिस के अबाउट फर्स्ट मूवमेंट लेते हैं। फर्स्ट मूवमेंट, अब किसका मूवमेंट लेना है पहले तो आप डिसाइड करना। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, एरिया का लेना है ना कि फोर्स का। एरिया का फर्स्ट मूवमेंट क्या होगा, तो डियर एरिया का तो ए, और मूवमेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, तो ए के। अब आप क्या करो, इसका सेकंड मूवमेंट लो, सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया। तो आपके पास पहला मूवमेंट तो आ ही गया है, तो सेकंड करने के लिए एक एक को वापस के से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज द सेकंड मूवमेंट। और दैट सेकंड मूवमेंट इज कॉल्ड द आई। तो आई बराबर ए के स्क्वायर। तो कभी आपसे पूछे कि के निकालो, रेडियस ऑफ जायरेशन निकालो, तो अगर आपको आई पता है तो आई के नीचे आप ऐसे डिवाइड करिए, और के निकालना है तो इसका रूट लीजिए, दैट इज द के। अभी बात करनी बाकी है अपन को इस पे, मैं जनरली अभी कुछ चीजें बता रहा हूं। हाँ, एक के तो फर्स्ट मूवमेंट, एरिया का फर्स्ट मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट के लिए फोर्स का मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एरिया का मूवमेंट क्या होगा, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरा मूवमेंट क्या होगा, मैं इंटू मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना जरूरी है। आपने देखा होगा कि एक एक गेम होता है, उस गेम में क्या करते हैं, नीचे स्विमिंग पूल होता है, ऊपर की साइड चला जाता है हाइट पे, और वो हाइट से क्या करता है, नीचे की साइड जाता है। ठीक है, तो अपने अपने पूरे शरीर को वो क्या कर लेता है, पूरे शरीर को क्या कर लेता है, वो राउंड कर लेता है। और उसके बाद वो जैसे ही उस स्विमिंग पूल में जाता है तो उसको डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्यादा मिलती है। ऐसा एक गेम होता है।
नवीन सारी चीजें बताऊंगा, टाइम लो, टेक अ टाइम, में सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। मैं इसी पे बात करूंगा आज, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे बात करने वाला हूं। तो अभी एक एक चीज को ध्यान से सुनते जाओ, मैं सबका फिजिकल सिग्निफिकेंस सब बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा कहाँ कहाँ यूज आता है, कहाँ एग्जाम्पल है, वो सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं। यहां तक सबको क्लियर है? पहले तो ये बताओ। ओके। तो आज के बाद अगर न्यूमेरिकली पर्पज से मुझे के निकालना हो तो के लिए फॉर्मूला निकलेगा। अभी के है क्या, अपन इस पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके ओके। बिल्कुल नवीन, वही बात कर रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। मना नहीं कर रहा हूं डियर, सारी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखता हूं। सबसे पहले तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूं। तो देखो डियर, क्या हुआ कि अपने पास एक मास हुआ करता एम। अगर इस मास पे कोई फोर्स लगाए और ये मास, ये ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करे, तो अपन लिखते हैं एफ इक्वल टू एम ए। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस उसके बाद फिर विद एग्जांपल की बात करूंगा। डियर, मेरे पास एक मास एम है और मैंने उस पर एक फोर्स लगाया एफ, तो इस एफ की वजह से उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ एम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ और मान लीजिए डीएक्स हुआ होगा, तो एफ बराबर आप क्या लिखते हो डियर, एम ए। लेकिन आप ऐसा करो, इसी मास को सर्कुलर बना दो। अब आपको इसको लीनियर रोटेशन, लीनियर मोशन ना करा के इसको एंगुलर रोटेशन करवाना है। तो जैसे ही इसी मास को आप एंगुलर घुमाना चाहते हो, एंगुलर डिफॉर्म करना चाहते हो, तो यहां आपको फोर्स की लगत टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क बराबर आई एल्फा लिखोगे। मतलब आई कब आएगा डियर, आई तभी आएगा जब कोई बेंडिंग होगी, या बेंडिंग से अच्छा टर्म बोलो, जब कोई रोटेशन होगा। रोटेशनल मोशन जितनी भी बॉडी में होगा उनमें आई का टर्म आएगा, रोटेशनल मोशन। और जब भी लीनियर करेगा तो मास आएगा। जब भी लीनियर मोशन करेगी चीज तो मास आएगी, और यही मास कन्वर्ट हो जाएगा आई में। कब? जब वही बॉडी रोटेशनल मोशन में आ जाएगी। तो जितने भी रोटेशन करती, लाइक द बेंडिंग, ट्विस्टिंग, इस सब में आप आई पढ़ते हो। जबकि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा बार में, वो पॉइंट बी से बी डेस पे जाता है तो लीनियर डिस्प्लेस करता है, तो आप वहां एरिया लेते हो। पूरी सॉम में मास को हटा के एरिया लगा दिया, और एरिया को आई में कब कन्वर्ट किया, जब उसे बेंड किया या उसे ट्विस्ट किया। हर एक टर्म वहां देखेंगे। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कब इंट्रोड्यूस होता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कब इंट्रोड्यूस होता है डियर, जब किसी बॉडी में एंगुलर मोशन आता है। जब किसी बॉडी में एंगुलर मोशन आता है तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मैं कल इस पे और बात करने वाला हूं, यहीं से स्टार्ट करूंगा। आज जैसा कि टाइम हो चुका है, कल मैं इसी टाइम पे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, क्या एग्जाम्पल है, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन डिटेल। तो आज अपन इतना ही करेंगे, टेस्ट के लिए रेडी रहना। मैं आपको टेस्ट आज फिर करवाऊंगा एक, बिल्कुल। तो आज आपके नंबर कम आए, डरना नहीं है, मैं आपके टेस्ट लेता रहूंगा, नंबर चेक करता रहूंगा, और आपको एक लेवल पे पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसे पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए डियर, प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम पे भेज देना किसी क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।